हाफ ब्लड प्रिंस अध्याय 13 रहस्यमय रिडल। केटी को अगले दिन सेंट मंगोज जादुई रोग और दुर्घटना अस्पताल भेज दिया गया। इस दौरान उसके शापग्रस्त होने की खबर पूरे स्कूल में फैल गई थी। हालांकि इस बारे में बहुत सी अफवाहें थी, लेकिन हैरी, रॉन, हरमाइनी और लीन के अलावा कोई नहीं जानता था केटी हमले का निशाना नहीं थी। ओह, जाहिर है मेलफॉय भी जानता है। हैरी ने रॉन और हरमाइनी से कहा, जो बहरेपन का नाटक करने की नई नीति पर चल रहे थे। जब भी हैरी मेलफॉय प्राण भक्षी है की अवधारणा का जिक्र करता, वो यही नाटक करने लगते। हैरी ने सोचा, डंबलडोर चाहे जहां गए हों, क्या वो सोमवार रात सबक के समय तक लौट आएंगे? चूंकि उसे नहीं आने का कोई संदेश नहीं मिला था, इसलिए वो 8 बजे डंबलडोर के ऑफिस के बाहर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। उसे अंदर बुला लिया गया, जहां पर डंबलडोर बैठे थे। वो थके दिख रहे थे। उनका हाथ पहले जितना ही काला और जला हुआ था, लेकिन हैरी को बैठने का इशारा करते समय वो मुस्कुराए। एक बार फिर स्मृति पात्र डेस्क पर रखा हुआ था। छत पर रोशनी की सफेद लहरें बना रहा था। डंबलडोर बोले, मेरे बाहर रहते समय तुम काफी व्यस्त रहे हो। मुझे पता चला है तुमने केटी की दुर्घटना देखी है। हाँ सर। वो कैसी है? उसकी हालत काफी खराब है। हालांकि वो एक तरह से खुशकिस्मत रही। ऐसा लगता है कि हार उसकी त्वचा से बिल्कुल जरा सा छुआ था। उसे ग्लव्स में छोटा सा छेद है। अगर वो हार पहन लेती या उसे बिना ग्लव्स के उठा लेती तो शायद तत्काल मर जाती। सौभाग्य से प्रोफेसर स्नैप ने शाप को फैलने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठा लिया। वे ही क्यों? हैरी ने जल्दी से कहा। मैडम पॉम्फ्री क्यों नहीं? असभ्यता। दीवार पर लगी एक तस्वीर से आवाज आई। ये सीरियस के पर दादा फिनिस नाइजेलस की थी। मैं अपने जमाने में हॉगवर्ट्स के किसी विद्यार्थी को इस तरह सवाल पूछने की इजाजत नहीं देता था। धन्यवाद फिनिस, डंबलडोर ने झिड़कने वाली आवाज में कहा। हैरी, प्रोफेसर स्नैप गुप्त कलाओं के बारे में मैडम पॉम्फ्री से बहुत ज्यादा जानते हैं। वैसे सेंट मंगोज वाले हर घंटे मुझे रिपोर्ट भेज रहे हैं और उम्मीद है कुछ समय बाद केटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप वीकेंड पर कहाँ गए थे सर? उसने पूछ लिया। हालांकि उसे एहसास था वो अपनी किस्मत कुछ ज्यादा ही आजमा रहा है। शायद यही फिनिस नाइजेलस को भी लगा, क्योंकि उसने धीरे से आह भरी। मैं इस वक्त ये नहीं बताना चाहूंगा, बहरहाल मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। हैरी ने हैरानी से पूछा, आप मुझे बताएंगे? हाँ, मुझे उम्मीद है, डंबलडोर ने कहा। अपने दुशाले के भीतर से चांदी जैसे यादों की एक नई शीशी निकाली। छड़ी से कुरेद कर उसका कॉर्क खोला। सर, हैरी ने कहा, हॉग्समीड में मुझे मंडंगस मिला था। ओह हाँ, मुझे पता चल चुका है कि मंडंगस तुम्हारी विरासत के साथ बड़ी दरिया दिली से पेश आ रहा है। डंबलडोर ने हल्की सी तीवरियां चढ़ाकर कहा। 3 ब्रूमस्टिक के बाहर तुमसे मिलने के बाद वो छिप गया है। मुझे लगता है कि वो मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। बहरहाल विश्वास रखो कि भविष्य में वो सीरियस के सामान को हाथ भी नहीं लगाएगा। वो घटिया आदमी ब्लैक खानदान का सामान चुरा रहा है, फिनिस नाइजेलस ने गुस्से में आते हुए कहा और अपने फ्रेम से निकलकर चला गया। हैरी को यकीन था वो निश्चित रूप से 12 नंबर ग्रिमाल्ड चौक में अपनी तस्वीर में जाकर देखने गया होगा। प्रोफेसर, क्या प्रोफेसर मैगोनिकल ने आपको वो बात बताई जो मैंने केटी के घायल होने के बाद कही थी, ड्रैको मेलफॉय के बारे में? डंबलडोर बोले, हाँ, उन्होंने मुझे तुम्हारे संदेह के बारे में बताया था। और आप? डंबलडोर ने कहा, मैं हर उस व्यक्ति की जांच करने के सभी उचित कदम उठाऊंगा जिसका केटी की दुर्घटना में हाथ हो सकता है। लेकिन हैरी, इस वक्त मुझे सबक की चिंता है। हैरी को यह पसंद नहीं आया। अगर ये सबक इतने महत्वपूर्ण थे तो फिर पहले और दूसरे सबक के बीच में इतना फासला क्यों था? बहरहाल उसने ड्रैको के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि देखता रहा। डंबलडोर ने स्मृति पात्र में नई यादें डाली, फिर लंबी उंगलियों वाले हाथ से पत्थर के पात्र को हिलाने लगे। मुझे लगता है हमने लॉर्ड वोल्डेमार्ट की कहानी उस मोड़ पर छोड़ी थी जहां आकर्षक मगलू टॉम रिडल अपनी जादूगरनी पत्नी मैरोपी को छोड़कर अपने परिवार के पास लिटिल हेंगल्टन लौट गया था। मैरोपी लंदन में अकेली थी। उसे बच्चा होने वाला था जो आगे चलकर लॉर्ड वोल्डेमार्ट बनने वाला था। आप ये बात कैसे जानते हैं सर कि वो लंदन में थी? कैरेक्टेकस बर्क की गवाही के कारण। अजीब संयोग है, बर्क ने वही दुकान खोली थी जिससे वो शापित हार खरीदा गया था, जिसके बारे में हम अभी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने स्मृति पात्र के पदार्थ को हिलाया।
जैसा हैरी ने उन्हें पहले भी करते देखा था। स्मृति पात्र के सफेद पदार्थ में से एक बूढ़ा आदमी उभरा। वो स्मृति पात्र में धीरे धीरे घूम रहा था। उसके बाल बड़े बड़े थे, जिससे उसकी आंखें लगभग पूरी ढक गई थी। हाँ, वो लॉकेट हमारे पास अजीब परिस्थिति में आया था। ओह, बहुत साल पहले की बात है। क्रिसमस के पहले एक युवा जादूगर ने उस लॉकेट को लाई थी। उसने कहा उसे पैसों की जरूरत है, जो साफ दिख रहा था। उसके कपड़े चित्रों जैसे थे, उसकी हालत खराब थी। उसे बच्चा होने वाला था। उसने कहा था कि ये लॉकेट नागेश नाग शक्ति का है। देखिए, हम इस तरह की कहानी हर समय सुनते रहते हैं। ओह, ये टी पॉट मर्लिन का है, उनका सबसे प्रिय टी पॉट है। लेकिन जब मैंने लॉकेट देखा तो उस पर नागेश नाग शक्ति का निशान बना था। कुछ आसान मंत्रों ने मुझे सच्चाई बता दी। जाहिर है ये लगभग अनमोल था। शायद उसे पता नहीं था ये बेशकीमती है। इसके बदले वो 10 गैलियन लेकर संतुष्ट हो गई। हमने इससे अच्छा सौदा आज तक नहीं किया था। डंबलडोर ने स्मृति पात्र को तेज झटका दिया। कैरेक्टेकसबर्ग यादों के उसी घुमड़ते पदार्थ में नीचे चला गया जिसमें से वो निकला था। हैरी ने गुस्से में कहा, उसने उसे सिर्फ 10 गैलियन दिए? कैरेक्टेकसबर्ग अपनी उदारता के लिए मशहूर नहीं था। डंबलडोर ने कहा, तो हम ये बात जानते हैं कि अपनी गर्भावस्था के आखिरी दौर में मैरोपी लंदन में थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और इसीलिए वो अपना एकमात्र कीमती सामान यानी लॉकेट बेचने को तैयार थी, जो मार्वोलो परिवार की 2 बेशकीमती निशानियों में से एक था। लेकिन वो जादू कर सकती थी। वो जादू से अपने लिए खाना और बाकी चीजें जुटा सकती थी, है ना? हैरी ने अधीरता से कहा। हाँ, शायद वो कर सकती थी, लेकिन मेरा मानना है, और मैं एक बार फिर अनुमान लगा रहा हूँ, जब मैरोपी के पति ने उसे छोड़ दिया तो उसने जादू करना बंद कर दिया। मुझे नहीं लगता वो जादूगरनी बनी रहना चाहती थी। जाहिर है और संभव है प्रेम टूटने की निराशा ने उसकी शक्तियों को छीन लिया हो। चाहे जो भी हो, जैसा तुम देख सकते हो, मैरोपी ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी छड़ी उठाने से इनकार कर दिया। वो अपने बेटे के लिए भी जिंदा नहीं रहना चाहती थी। डंबलडोर ने अपनी भौहें उठाई। डंबलडोर ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के लिए अफसोस हो रहा है? हैरी ने कहा, नहीं, लेकिन उसकी मां के पास विकल्प था, है ना? मेरी मम्मी जैसी स्थिति नहीं थी। तुम्हारी मम्मी के पास भी एक विकल्प था। हाँ, मैरोपी रिडल ने मौत को चुना। हालांकि उसका एक बेटा था जिसे उसकी जरूरत थी, लेकिन उसका मूल्यांकन कठोरता से मत करो। वो काफी समय तक कष्ट उठाने के कारण बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके पास तुम्हारी माँ जितनी हिम्मत नहीं थी। अब तुम खड़े हो जाओ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हैरी ने पूछा जब डंबलडोर डेस्क के सामने उसके पास आ गए। इस बार डंबलडोर ने कहा, हम मेरी याद में जा रहे हैं। मुझे लगता है ये काफी विस्तृत और सटीक लगेगी। हैरी, पहले तुम जाओ। हैरी स्मृति पात्र के भीतर झुका। उसका चेहरा याद की ठंडी सतह से टकराया। आंखें खोलने पर उसने पाया कि वो डंबलडोर लंदन के पुराने जमाने की सड़क पर खड़े हैं। वो मैं हूँ। डंबलडोर ने उत्साह से सामने जा रही एक लंबी आकृति की तरफ इशारा किया जो दूध ले जा रहे घोड़ा गाड़ी के सामने सड़क पार कर रही थी। ज्यादा युवा एल्बस डंबलडोर की लंबी दाढ़ी और बाल सुनहरे थे। सड़क पार करने के बाद वो फुटपाथ पर चलने लगे। बहुत से लोग युवा डंबलडोर को अजीब निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि वे किशमिश के रंग का भड़कीला मखमली सूट पहने थे। बढ़िया सूट है सर। हैरी के मुंह से बरबस निकल गया, लेकिन डंबलडोर बस हंस दिए। जब वे अधिक युवा डंबलडोर के पीछे थोड़ी दूर पर चले, आखिरकार वो लोहे के गेट को पार करते हुए खाली अहाते में पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। 1-2 पल बाद एक गंदी लड़की ने दरवाजा खोला जो एप्रन पहने हुए थी। गुड आफ्टरनून, मेरा मिसेस कोल के साथ अपॉइंटमेंट है, जो शायद यहाँ की मैट्रन है। ओह, डंबलडोर के अजीब हुलिये को देखकर वो लड़की घबरा सी गई। 1 मिनट, मिसेस कोल, वो पीछे मुड़कर चिल्लाई। हैरी को जवाब में दूर से आवाज आई। लड़की डंबलडोर की तरफ वापस मुड़ी। अंदर आ जाइए, वो आ रही हैं। डंबलडोर हॉल तक जाने वाले रास्ते पर चल दिए, जहां काले सफेद टाइल्स लगे थे। पूरी जगह पुरानी लेकिन बेदाग और साफ सुथरी थी। दुबली पतली औरत उनकी तरफ आ रही थी। उस औरत के नैन नक्श तीखे थे। वो बेरहम दिखने की बजाय परेशान दिख रही थी। डंबलडोर की तरफ आते समय अपने पीछे एप्रन वाली लड़की से बात करती जा रही थी। और ऊपर वाली मंजिल पर मार्था के पास आयोडीन ले जाना। बिली स्टफ्स अपने फोड़े फोड़ रहा है और एरिक वैली अपनी चादर पर उल्टी कर रहा था। चिकन पॉक्स की ही कमी थी।
उन्होंने कहा, लेकिन तभी डंबलडोर पर निगाह पड़ते ही वो रुक गई। वो उतनी ही हैरान दिख रही थी जैसे कोई जिराफ उनकी चौखट पर आ गया हो। गुड आफ्टरनून, डंबलडोर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मिसेस कोल मुंह खोल कर देखती रही। मेरा नाम एल्बस डंबलडोर है। मैंने चिट्ठी लिखकर आपसे अपॉइंटमेंट लिया था। मिसेस कोल ने पलकें झपकाई, स्पष्ट रूप से फैसला किया डंबलडोर उनकी आंखों का भ्रम नहीं थे। उन्होंने कमजोरी से कहा, ओह हाँ, अच्छा तो बेहतर होगा आप मेरे कमरे में चलें। डंबलडोर एक छोटे से कमरे में गए। वहां एक जर्जर कुर्सी पर उन्हें बैठने का इशारा किया गया और वो खुद एक काफी भरी हुई डेस्क के पीछे बैठकर उन्हें घबरा कर देखने लगी। डंबलडोर बोले, मैं टॉम रिडल के बारे में बात करने आया हूं और उसके भविष्य का इंतजाम करने के लिए यहाँ आया हूं। मिसेस कोल ने पूछा, आप रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं टीचर हूं। मैं टॉम को अपने स्कूल में दाखिला देने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मिसेस कोल ने पूछा, ये कौन सा स्कूल है? इसका नाम हॉगवर्ट्स है। और आपकी टॉम में दिलचस्पी क्यों है? हमारा मानना है उसमें वो गुण हैं जिनकी हमें तलाश है। आपका मतलब है उसने स्कॉलरशिप जीत ली है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने आज तक स्कॉलरशिप की कोई परीक्षा तो दी ही नहीं है। देखिए, उसका नाम हमारे स्कूल में उसके जन्म के समय से लिखा है। उसका नाम किसने लिखवाया? उसके माता पिता ने। इसमें कोई शक नहीं था। मिसेस कोल बहुत तेज थी। स्पष्ट रूप से डंबलडोर को यही लग रहा था, क्योंकि हैरी ने उन्हें मखमल के सूट से छड़ी निकालते देखा। उसी समय उन्होंने मिसेस कोल की डेस्क से बिल्कुल कोरा कागज उठाया। यहाँ देखिए, डंबलडोर ने कहा, और उन्होंने मिसेस कोल की तरफ कागज बढ़ाते हुए अपनी छड़ी एक बार हिलाई। मुझे लगता है इसे पढ़ने के बाद हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। एक पल के लिए खाली कागज को गौर से देखने के बाद मिसेस कोल की आंखें अजीब सी हो गईं। ये बिल्कुल सही दिखता है, उन्होंने शांति से कहा। कागज वापस लौटा दिया। फिर उनकी आंखें जिन की बोतल और 2 गिलासों पर पड़ी, जो निश्चित रूप से कुछ पल पहले वहां नहीं थे। मिसेस कोल ने बहुत परिष्कृत आवाज में पूछा, क्या आप जिन पीना पसंद करेंगे? डंबलडोर मुस्कुराकर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही स्पष्ट हो गया, मिसेस कोल जिन पीने के मामले में नौसिखियां नहीं थी। उन्होंने उदारता से दोनों गिलास भरे, अपना गिलास एक घूंट में खाली कर दिया। फिर डंबलडोर की तरफ देखकर मुस्कुराई और डंबलडोर इसका फायदा उठाने में नहीं हिचके। मैं सोच रहा था, क्या आप मुझे टॉम रिडल के बारे में कुछ बता सकती हैं? मुझे लगता है वो यही अनाथालय में पैदा हुआ था। आपने सही कहा। मुझे बहुत स्पष्टता से याद है, क्योंकि मैंने यहाँ उसी समय काम शुरू किया था। नए साल से पहले की आखिरी रात थी। मौसम बहुत ठंडा था। बर्फ गिर रही थी। बहुत बुरी रात थी। और ये लड़की, जिसकी उम्र उस समय मेरे बराबर रही होगी, लड़खड़ाती हुई सामने वाली सीढ़ियों से ऊपर आई। इस तरह आने वाली वो पहली लड़की नहीं थी। हमने उसे अंदर लिया। 1 घंटे में उसे बच्चा हो गया और उसके 1 घंटे बाद वो मर गई। क्या उसने मरने के पहले कुछ कहा? जैसे लड़के के पिता के बारे में कोई बात? हाँ, उसने ऐसा किया था, मिसेस कोल ने कहा, जिन्हें अब बोलने में मजा आ रहा था, क्योंकि उनके हाथ में जिन थी और सामने बैठा व्यक्ति उनकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक था। मुझे याद है, उसने मुझसे कहा था, मुझे उम्मीद है कि वो अपने पापा जैसा दिखेगा, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उसकी ये उम्मीद ठीक थी, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। फिर उसने मुझे बताया कि उस लड़के का नाम उसके पिता के नाम पर टॉम और नाना के नाम पर मार्वोलो रखना था। हाँ, मैं जानती हूँ, अजीब नाम है ना? फिर उसने कहा कि लड़के का सरनेम रिडल रखना था, और वो इसके बाद एक शब्द बोले बिना मर गई। हमने लड़के का नाम वही रख दिया जो वो चाहती थी। बेचारी लड़की को ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था, लेकिन लड़के की तलाश में कोई टॉम, मार्वोलो या रिडल यहाँ कभी नहीं आया। मिसेस कोल ने अनजाने में जिनका एक और गिलास पी लिया। वो लड़का अजीब है। हाँ, डंबलडोर ने कहा, मुझे लगता है अजीब होगा। वो बचपन में भी अजीब था। वो कभी रोता नहीं था, और जब बड़ा हुआ तो बहुत अजीब हो गया। अजीब किस तरह से? देखिए, आप कहते हैं आपके स्कूल में उसकी जगह पक्की है? निश्चित रूप से। और मेरी कही किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। चाहे जो हो, आप उसे यहाँ से ले जाएंगे? चाहे जो हो, डंबलडोर गंभीरता से बोले। मिसेस कोल ने डंबलडोर को घूर कर देखा।
आखिर ऐसा लगा जैसे उन्होंने उन पर भरोसा कर लिया हो। वो जल्दी ही बोलने लगी, वो बच्चा दूसरों को डराता है। आपका मतलब धौंस देता है? मुझे लगता है वो देता होगा, लेकिन उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी घटनाएं हुई हैं, बुरी चीजें। डंबलडोर ने उन पर बताने का दबाव नहीं डाला, हालांकि हैरी जानता था उनकी गहरी दिलचस्पी थी। मिसेस कोल ने जिन का एक घूंट और पिया, उनके गुलाबी गाल पहले से ज्यादा गुलाबी हो गए। बिली स्टफ्स का खरगोश, टॉम का कहना था उसने कुछ नहीं किया, और मैं भी सोचती हूँ कि वो ये काम कैसे कर सकता था, लेकिन फिर भी खरगोश अपने आप छत से लटक कर मर नहीं सकता, है ना? मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, डंबलडोर ने धीरे से कहा। लेकिन मैं आज तक हैरान हूँ वो ये काम करने के लिए वहां तक कैसे पहुंचा होगा। मैं बस इतना जानती हूँ, एक दिन पहले टॉम का बिली से झगड़ा हुआ। इसके अलावा एक घटना और है। हम लोग बच्चों को गर्मी में सैर सपाटे के लिए ले गए थे। हम साल में एक बार उन्हें जंगल या समुद्र के किनारे घुमाने ले जाते हैं। एमी बेंसन और डेनिस बिशप उस यात्रा के बाद कभी ठीक नहीं रहे। हम उनसे बस इतना उगलवा पाए कि टॉम रिडल के साथ वो एक गुफा में गए थे। उसने कसम खाई थी कि वो बस वहां घूमने गए थे, लेकिन मुझे यकीन है कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इसके अलावा भी बहुत सी अजीब चीजें हुई हैं। उन्होंने दोबारा डंबलडोर की तरफ देखा। हालांकि उनके गाल बहुत लाल हो चुके थे, लेकिन नजर स्थिर थी। आप ये तो जानती होंगी कि हम उसे हमेशा नहीं रखेंगे। उसे यहाँ कम से कम हर गर्मी में लौटना होगा। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, ये साल भर रखने से तो ज्यादा अच्छा है, मिसेस कोल ने कहा, उठकर खड़ी हो गई। हैरी ये देखकर प्रभावित हुआ, वो बिल्कुल स्थिर थी। हालांकि 2/3 जिन अब तक गायब हो चुकी थी। मुझे लगता है आप उससे मिलना चाहेंगे। बहुत ज्यादा, डंबलडोर ने उठते हुए कहा। मिसेस कोल ऑफिस से बाहर निकलकर पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर गईं। गुजरते वक्त वो सहायकों और बच्चों को निर्देश दे रही थी। हैरी ने देखा सभी अनाथ है, एक जैसा भूरा कुर्ता पहने थे। उन्हें देखकर लग रहा था उनकी देखभाल ठीक हो रही थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह बड़े होने के लिए थोड़ी मनहूस जगह थी। ये लीजिए। जब वो दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंचे, एक लंबे गलियारे के पहले दरवाजे के बाहर रुक गए। उन्होंने 2 बार खटखटाया और दाखिल हो गई। टॉम, तुमसे कोई मिलने आया है। ये मिस्टर डंबरटन हैं, माफ करना डंडरबोर हैं। वो तुम्हें ये बताने आए हैं। अच्छा, मैं आगे की बात उन्हें ही बताने देती हूँ। हैरी और दोनों डंबलडोर कमरे में दाखिल हो गए और मिसेस कोल ने दरवाजा बंद कर दिया। ये एक पुराना कमरा था। एक पुरानी अलमारी, लकड़ी की कुर्सी और लोहे के एक पलंग के सिवाय वहां कुछ नहीं था। एक लड़का भूरे कंबलों के ऊपर बैठा था। उसके पैर सामने फैले थे, हाथ में किताब थी। टॉम रिडल के चेहरे पर गॉन्ट परिवार की कोई झलक नहीं थी। मैरोपी की आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी। वो अपने आकर्षक पिता का ही छोटा रूप था। 11 साल के हिसाब से उसकी लंबाई अच्छी थी। उसके बाल काले थे, चेहरा पीला था। कैसे हो टॉम? डंबलडोर ने आगे पहुंचकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। लड़का झिझका, फिर उसने भी हाथ बढ़ा दिए। दोनों ने हाथ मिलाए। डंबलडोर ने लकड़ी की सख्त कुर्सी रिडल के पास खिसका ली, जिससे वो दोनों अस्पताल के मरीज और मरीज से मिलने आने वाले की तरह लगने लगे। मैं प्रोफेसर डंबलडोर हूँ। प्रोफेसर? रिडल ने कहा। क्या आप डॉक्टर हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या उन्होंने आपसे मेरी जांच करने को कहा है? उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिसमें से मिसेस कोल अभी अभी बाहर गई थी। नहीं, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। वो चाहती हैं कि कोई मेरी जांच करे। मुझे सच सच बताओ। उसने आखिरी शब्द इतनी ताकत से बोले कि वो दहशत भरे लगे। ये एक आदेश था और लग रहा था जैसे वो ये आदेश पहले भी कई बार दे चुका है। उसकी आंखें फैल गईं। वो डंबलडोर की तरफ गुस्से से घूरने लगा। लगातार घूरने के अलावा डंबलडोर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ पल बाद रिडल ने गुस्से से घूरना बंद कर दिया। वो चौकन्ना दिख रहा था। आप कौन हैं? मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर डंबलडोर है। मैं हॉगवर्ट्स नाम के स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें अपने स्कूल में दाखिल करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारा नया स्कूल, अगर तुम चाहो। इस पर रिडल की प्रतिक्रिया बहुत आश्चर्यजनक थी। वो बिस्तर से उछला, नाराज दिखता हुआ दूर हट गया। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आप पागल खाने से आए हैं, है ना? देखिए, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है? पागल खाने में तो उस बूढ़ी बिल्ली को होना चाहिए।
मैंने कभी एमी बेंसन या डेनिस बिशप के साथ कुछ नहीं किया है। आप खुद उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। मैं पागल खाने से नहीं आया हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और अगर तुम शांति से बैठ जाओ तो मैं तुम्हें हॉगवर्ट्स के बारे में सब कुछ बता दूंगा। जाहिर है अगर तुम स्कूल नहीं आना चाहोगे तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। कोई कोशिश करके तो देखे, रिडल व्यंग्य से बोला। हॉगवर्ट्स, डंबलडोर ने कहा, जैसे उन्होंने रिडल के आखिरी शब्द सुने ही ना हो, खास योग्यता वाले लोगों का स्कूल है। मैं पागल नहीं हूं, मैं जानता हूं तुम पागल नहीं हो। हॉगवर्ट्स पागल लोगों का स्कूल नहीं है, ये जादू का स्कूल है। खामोशी छा गई। रिडल मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें डंबलडोर की आंखों पर इधर से उधर जा रही थी, जैसे वो झूठ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जादू, उसने फुसफुसा कर कहा। तो मैं जो कर सकता हूं वो जादू है। तुम क्या क्या कर सकते हो? सभी तरह का जादू। उसके खोखले गालों पर रोमांच की साफ चमक दिख रही थी। मैं बिना छुए सामान हिला सकता हूँ, बिना प्रशिक्षण दिए जानवरों से जो चाहे करवा सकता हूँ। मैं अपने को चिढ़ाने वाले लोगों के साथ बुरी घटनाएं करवा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उन्हें चोट भी पहुंचा सकता हूँ। उसके पैर कांप रहे थे। वो आगे की तरफ लड़खड़ाया और दोबारा बिस्तर पर बैठ गया। वो अपने हाथों को घूर रहा था। उसका सिर जैसे प्रार्थना की मुद्रा में झुका हुआ था। मैं जानता था कि मैं अलग हूँ, उसने अपनी कांपती उंगलियों के बीच से फुसफुसाकर कहा। मैं जानता था मैं खास हूँ, हमेशा से जानता था मुझ में कोई खास बात है। देखो तुम सही थे। डंबलडोर रिडल को गौर से देख रहे थे। तुम एक जादूगर हो। रिडल ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे का काया पलट हो चुका था। उस पर एक जंगली खुशी थी, लेकिन इसके कारण वो ज्यादा आकर्षक नहीं दिख रहा था। इसके विपरीत उसके अच्छी तरह तराशे हुए नैन नक्श थोड़े सख्त हो गए। उसका भाव जानवरों जैसा हो गया था। आप भी जादूगर हैं? हाँ, साबित करके दिखाओ। रिडल ने तत्काल उसी आदेशात्मक अंदाज में कहा जिसका इस्तेमाल उसने मुझे सच सच बताओ कहते समय किया था। डंबलडोर ने अपनी भौं उठाई। अगर तुम हॉगवर्ट्स में दाखिल होना चाहते हो, जाहिर है मैं दाखिल होना चाहता हूं, तो फिर तुम्हें मुझे प्रोफेसर या सर कहना पड़ेगा। रिडल का भाव एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने अपनी आवाज को विनम्र बनाते हुए कहा, मुझे अफसोस है सर, मेरा मतलब था प्रोफेसर, क्या आप मुझे जादू दिखा सकते हैं? हैरी को यकीन था डंबलडोर इनकार कर देंगे। वो रिडल से कहेंगे हॉगवर्ट्स में उसे जादू देखने का बहुत वक्त मिलेगा। बहरहाल उसे हैरानी हुई जब डंबलडोर ने अपने सूट के जैकेट की अंदरूनी जेब से अपनी छड़ी निकाली, कोने में रखी गंदी अलमारी की तरफ इशारा करके उसे हल्के से लहरा दिया। अलमारी में से लपटें उठने लगीं। रिडल उछलकर खड़ा हो गया। वो सदमे और गुस्से में चिल्ला रहा था। हैरी उसे दोष नहीं दे सकता था क्योंकि उसकी सारी सांसारिक संपत्ति उसी अलमारी में थी, लेकिन रिडल डंबलडोर की तरफ मुड़ पाता इससे पहले ही लपटें उछल हो गई। अलमारी बिना किसी नुकसान के पहले जैसी हो गई। रिडल ने पहले अलमारी को, फिर डंबलडोर को घूरा, फिर चेहरे पर लालच का भाव लेकर उसने छड़ी की तरफ इशारा किया। ये मुझे कहाँ मिल सकती है? समय आने पर मिल जाएगी। मुझे लगता है कोई चीज तुम्हारी अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से अलमारी के अंदर हल्की खड़ खड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। पहली बार रिडल के चेहरे पर डर दिख रहा था। डंबलडोर ने कहा, दरवाजा खोलो। रिडल झिझका, लेकिन फिर उसने कमरे के पार जाकर अलमारी का दरवाजा खोल दिया। एक छोटा सा बॉक्स इस तरह हिल रहा था जैसे उसके भीतर कई बेचैन चूहे बंद हों। उसे बाहर निकालो। रिडल ने हिलते बक्से को उतार दिया। वो घबराया हुआ दिख रहा था। डंबलडोर ने पूछा, क्या उसमें ऐसा कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए? रिडल ने डंबलडोर पर लंबी स्पष्ट तौलती हुई निगाह डाली। आखिरकार वो भावहीन आवाज में बोला, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। डंबलडोर ने कहा, खोलो। रिडल ने ढक्कन खोला। उनकी तरफ देखे बिना अंदर का सामान अपने बिस्तर पर पलट दिया। हैरी किसी ज्यादा रोमांचक सामान की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसने देखा बॉक्स में रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें थीं। एक खिलौना, एक चांदी की अंगूठी, एक बदरंग माउथ ऑर्गन,
बॉक्स से बाहर आने के बाद उन्होंने हिलना बंद कर दिया। वो पतले कंबलों पर स्थिर पड़े रहे। तुम माफी मांगते हुए हर सामान उसके सही मालिक को लौटा देना। डंबलडोर ने छड़ी दोबारा जैकेट में रखा और धीरे से बोले, मुझे पता चल जाएगा तुमने ये काम किया है या नहीं, और सावधान रहना, हॉगवर्ट्स में चोरी बर्दाश्त नहीं की जाती। रिडल जरा भी शर्मिंदा नहीं था। वो अब भी डंबलडोर की तरफ ठंडेपन से देख रहा था, उनका मूल्यांकन कर रहा था। आखिरकार उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है सर। डंबलडोर ने आगे कहा, हॉगवर्ट्स में हम तुम्हें सिर्फ जादू करना ही नहीं बल्कि उस पर काबू करना भी सिखाएंगे। तुम अनजाने में ही शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसे हमारे स्कूल में ना तो सिखाया जाता है और ना ही बर्दाश्त किया जाता है। तुम पहले व्यक्ति नहीं हो और ना ही आखिरी जो अपने जादू को हद से आगे बढ़ जाने देते हैं। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, हॉगवर्ट्स विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर निकाल सकता है। और जादू मंत्रालय, हाँ, एक मंत्रालय भी है। कानून तोड़ने वालों को गंभीर सजा देता है। हमारी दुनिया में दाखिल होते समय सभी नए जादूगरों को हमारे नियमों का पालन करने की शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है सर, रिडल ने दोबारा कहा। यह बताना असंभव था कि वो क्या सोच रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। जब उसने चोरी के सामान को कार्डबोर्ड के बॉक्स में भरा तो वो डंबलडोर की तरफ मुड़कर बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। डंबलडोर ने जेब से चमड़े का पर्स निकाला। हॉगवर्ट्स में उन विद्यार्थियों के लिए एक फंड है जिन्हें पुस्तकें और दुशाले खरीदने के लिए मदद की जरूरत होती है। हालांकि हो सकता है तुम्हें मंत्रों की पुस्तकें और कुछ सेकेंड हैंड चीजें खरीदने पड़ें, लेकिन मंत्रों की पुस्तकें कहाँ मिलती हैं? रिडल ने बीच में ही पूछ लिया। बिना धन्यवाद किए भारी भरकम पर्स ले लिया। अब वो सोने के एक मोटे गैलियन की जांच कर रहा था। छू मंत्र गली में, मैं हर चीज खोजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप भी मेरे साथ चलेंगे? अगर तुम चाहो। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे अकेले काम करने की आदत है। मैं अकेले ही लंदन जाऊंगा। इस छू मंत्र गली में कैसे जाते हैं सर? हैरी ने सोचा डंबलडोर रिडल के साथ जाने की जिद करेंगे, लेकिन एक बार फिर उनकी प्रतिक्रिया पर उसे हैरानी हुई। डंबलडोर ने रिडल को वो लिफाफा दे दिया जिसमें आवश्यक सामान और पुस्तकों की सूची थी। फिर रिडल को बताया कि अनाथालय से रिश्ती कड़ाही तक कैसे पहुंचना है। इसके बाद वो तुम्हें दिख जाएगी। हालांकि तुम्हारे चारों तरफ मगलू यानी गैर जादूगर लोग इसे नहीं देख पाएंगे। बारमैन टॉम के पास जाना, उसका नाम याद रखना आसान है क्योंकि तुम्हारा और उसका एक ही नाम है। रिडल ने चिढ़कर त्योरियां चढ़ाई, जैसे किसी चिड़चिड़ी मक्खी को दूर भगाने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें टॉम नाम पसंद नहीं? दुनिया में बहुत सारे टॉम हैं, रिडल बुदबुदाया। फिर उसने एक सवाल किया। ऐसा लगा जैसे न चाहते हुए उसके मुंह से निकल गया, क्या मेरे पिता जादूगर थे? इन लोगों ने मुझे बताया उनका नाम भी टॉम रिडल था। मुझे नहीं मालूम, डंबलडोर ने नरमी से कहा। मेरी माँ जादूगरनी नहीं हो सकती, वरना वो मरती नहीं। रिडल ने डंबलडोर से कम और खुद से ज्यादा कहा। मेरे पिता ही जादूगर होंगे। तो जब मैं ये सारा सामान ले लूंगा तो मैं हॉगवर्ट्स कब आऊंगा? सारी बातें विस्तार से तुम्हारे लिफाफे में रखे दूसरे चर्मपत्र में लिखी हैं। तुम 1 सितंबर को किंग्स क्रॉस स्टेशन से वहां के लिए चलोगे, उसमें ट्रेन का टिकट भी है। रिडल ने सिर हिला दिया। डंबलडोर उठकर खड़े हो गए, अपना हाथ दोबारा बढ़ाया। हाथ मलते हुए रिडल बोला, मैं सांपों से बात कर सकता हूँ। हम जंगल घूमने गए थे, तब मुझे एहसास हुआ वो मुझे खोज लेते हैं, मुझसे बातें करते हैं। क्या जादूगरों में ये सामान्य बात है? हैरी समझ गया। उसने अपनी सबसे अजीब शक्ति का जिक्र उस पल तक इसलिए रोका था क्योंकि वो अपना सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ना चाहता था। ये असामान्य है, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। डंबलडोर का अंदाज सामान्य था, लेकिन उनकी उत्सुक नजरें रिडल के चेहरे पर पड़ी। वो एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखते खड़े रहे। दोनों के हाथ अलग हो गए। डंबलडोर दरवाजे पर पहुंच गए। गुड बाय टॉम, मैं तुम्हें हॉगवर्ट्स में मिलूंगा। मुझे लगता है इतना ही काफी है, हैरी के बगल में खड़े सफेद बालों वाले डंबलडोर ने कहा। बैठ जाओ, डंबलडोर ने हैरी के पास उतरते हुए कहा। हैरी ने आदेश का पालन किया। उसने इस बात पर मुझसे जल्दी यकीन कर लिया। मेरा मतलब है, जब आपने उसे बताया कि वो जादूगर है। जब हैग्रिड ने मुझे बताया था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, डंबलडोर ने कहा। हाँ, रिडल ये मानने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके शब्दों में कहें तो खास था। हैरी ने पूछा, क्या तब आप जानते थे? क्या
कि मैं दुनिया के सबसे खतरनाक शैतानी जादूगर से मिल रहा हूँ? डंबलडोर ने कहा, नहीं, मुझे जरा भी पता नहीं था कि वो बड़ा होकर ऐसा बनेगा। बहरहाल मैं निश्चित रूप से उसे देखकर चकरा गया था। मैं इस इरादे के साथ हॉगवर्ट्स लौटा था कि उस पर नजर रखूंगा, जो मैं वैसे भी रखता क्योंकि वो अकेला और मित्र विहीन था। जैसा कि तुम सुन चुके हो, इतनी कम उम्र में जादूगर के लिहाज से उसकी शक्तियां बहुत आश्चर्यजनक रूप से विकसित थीं, और दिलचस्प और खतरनाक बात यह थी, उसे पहले ही पता चल चुका था वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और वो ऐसा जानते बूझते हुए करने भी लगा था। जैसा कि तुमने देखा, उसने यूं ही उनका इस्तेमाल नहीं किया था। वो जादू का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ कर रहा था, डराने, सजा देने, नियंत्रण करने के लिए। खरगोश का गला दबाने और छोटे बच्चे और बच्ची को गुफा में ललचा कर ले जाने की कहानियां हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। अगर मैं चाहूं तो उन्हें चोट भी पहुंचा सकता हूं। और वो सर्पभाषी है। हैरी बीच में बोल पड़ा। हाँ, निश्चित रूप से ये एक दुर्लभ योग्यता है जिसे गुप्त कलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि जैसा कि हम मानते हैं, महान और अच्छे लोग भी सर्पभाषी हो सकते हैं। दरअसल सांपों के साथ बातचीत करने की उसकी क्षमता ने मुझे उतना परेशान नहीं किया जितना कि क्रूरता, गोपनीयता और आधिपत्य में उसकी स्पष्ट रुचि ने। एक बार फिर हमें समय मजबूर कर रहा है। डंबलडोर ने खिड़कियों के पार अंधेरे आसमान की तरफ इशारा किया। पहले मैं तुम्हारा ध्यान उस दृश्य की कुछ बातों की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो हमने अभी अभी देखा है, क्योंकि इन बातों का उन मामलों से गहरा संबंध है जिन पर हम भावी मुलाकातों में बात करेंगे। पहली बात, मुझे उम्मीद है तुमने रिडल की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया होगा जब मैंने जिक्र किया कि किसी दूसरे का नाम भी टॉम है। हैरी ने सिर हिलाया। तब उसने हर उस चीज के प्रति हकारत दिखाई जो उसे दूसरे लोगों से जोड़ती हो या उसे सामान्य बनाती हो। उस समय भी वो अलग थलग और कुख्यात होना चाहता था, और जैसा तुम जानते हो, कुछ सालों बाद ही उसने पुराने नाम का चोला उतार फेंका और लॉर्ड वोल्डेमार्ट का मुखौटा पहन लिया। मुझे यकीन है तुमने देखा होगा, टॉम रिडल उस समय भी आत्मनिर्भर, गोपनीय, स्पष्ट रूप से मित्र विहीन था। वो छूमंतर गली की यात्रा करने में किसी की मदद या साथ नहीं चाहता था। वयस्क वोल्डेमार्ट भी ऐसा ही है। तुमने सुना होगा, बहुत से प्राणभक्षी दावा करते हैं कि वो उसके राजदार हैं, वो उसे समझते हैं। दरअसल वो मुगालते में है। लॉर्ड वोल्डेमार्ट का जिंदगी में एक भी दोस्त नहीं रहा। मुझे यकीन है उसने कभी किसी को दोस्त बनाना भी नहीं चाहा। और आखिरी बात, टॉम रिडल को स्मृति चिन्ह इकट्ठे करने का शौक था। तुम चोरी के सामान का वो बॉक्स देख सकते हो जिसे उसने अपने कमरे में छिपा रखा था। उसने अपने शिकारों की कोई निशानी रख ली थी। अगर तुम चाहो तो उन्हें जादू के अप्रिय प्रयोगों की निशानी मान सकते हो। उसकी इस आदत को खास तौर पर मत भूलना, क्योंकि बाद में ये बात बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अब सोने का समय हो गया है। हैरी उठकर खड़ा हो गया। वो कमरे के पार गया तो उसकी आंखें उस टेबल पर पड़ी जहां पिछली बार मार्वोलो गॉन्ट की अंगूठी रखी थी, लेकिन वो अंगूठी अब वहां नहीं थी। हाँ हैरी, डंबलडोर ने पूछा, क्योंकि हैरी रुक गया था। अंगूठी चली गई? लेकिन मैंने सोचा था कि आपके पास माउथ ऑर्गन या ऐसी ही कोई चीज होगी। डंबलडोर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से देखने लगे। बहुत बढ़िया हैरी, लेकिन माउथ ऑर्गन सिर्फ माउथ ऑर्गन ही था। और इस रहस्यमयी बात के साथ उन्होंने हैरी की तरफ हाथ हिलाया। वो समझ गया ये जाने का इशारा था।